नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारा क्लास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर चल रहा था, उसके अंतर्गत हमने कुछ अप्रोच देखा जिसमें हमने शुरुआत किया था ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में और उसके बाद में हमने बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म देखा और लास्ट क्लास जो हमारा था वो था सिस्टम अप्रोच के ऊपर, जिसमें हमने एक पॉइंट हमने देख लिया डेविड ईस्टन का। और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी प्रकार का एक और अप्रोच हमें आज देखने को मिलेगा जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जो कि दिया गया है आमंड और पावेल के द्वारा, उनका आज हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट क्लास में कुछ रह गया था बताना, जिसमें एक था ए ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ द पॉलिटी और एक था एक्सचेंज मॉडल ऑफ ए पॉलिटी। दोनों ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ नया नहीं है इसमें, ये जो ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ पॉलिटी है ये डेविड ईस्टन वाला ही है, नाम केवल नहीं बताया था। आज नाम देख लीजिए। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यही है। ब्लैक कर देते हैं इसको। ओके, इसी को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स और इसी मॉडल को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल। यानी ये किसके द्वारा दिया गया? डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया। ये एक ब्लैक होता है और इसी के अंतर्गत कन्वर्जन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। जैसे पहले इनपुट आता है, उसके अंतर्गत डिमांड और सपोर्ट, और उसके बाद में कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन किस में होगा? ब्लैक बॉक्स के अंतर्गत होगा, जिसको हम कहते हैं द पॉलिटिकल सिस्टम, इसको कहा जाता है। और उसके बाहर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉक्स मॉडल किनके द्वारा दिया गया? तो ये डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया। और ब्लैक बॉक्स किसको कहते हैं? ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर इनपुट आउटपुट में कन्वर्जन करता है, रूपांतरण करता है, उसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स से। और सेकंड हमारा एक शब्द और है एक्सचेंज मॉडल। और सेकंड हमारा एक्सचेंज मॉडल ऑफ पॉलिटी मित्सेल के द्वारा ये दिया गया है। मित्सेल, जहाँ पर डेविडिस्टन और आमंड पावल जैसे विचारक पॉलिटिकल सिस्टम पर हम बात करते हैं, केवल पॉलिटिकल प्रोसेस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और वहीं पर मित्सेल अपना कॉन्सेप्ट देते हैं एक्सचेंज मॉडल ऑफ पॉलिटी, और इसके अंतर्गत इकोनॉमिक फैक्टर पर इनका फोकस रहता है। इकोनॉमिक फैक्टर, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। जो इकोनॉमिक फैक्टर है उसको वो डिटेल से इसमें एक्सप्लेन करते हैं, डेविडिस्टन और आमंड और पावल, जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करते हैं। और वहीं पर मित्सेल अपने मॉडल एक्सचेंज मॉडल ऑफ पॉलिटी के अंतर्गत इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर। आर्थिक क्रिया लिख सकते हो या आर्थिक प्रक्रिया लिख सकते हो आप। इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर इनका फोकस रहता है। ये हो गए 2 पॉइंट। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये फीडबैक लूप क्या होता है? तो इसको मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने आउटपुट देखा और आउटपुट के बाद में कुछ ऐसी डिमांड होती है जो सरकार के द्वारा मान ली जाती है, और कुछ ऐसी डिमांड है जो कि सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती। तो फीडबैक लूप क्या है? जो डिमांड सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है, वे मांगे जो कि सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती है, उसी को हम कहते हैं फीडबैक लूप। और एक सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम को चलाने के लिए ये न्यूनतम होना चाहिए। फीडबैक जो लूप है वो कम से कम होना चाहिए। जैसे-जैसे फीडबैक लूप बढ़ेगा, वैसे-वैसे सरकार की जो आलोचना है वो बढ़ती जाएगी। सिस्टम के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। लोग उसकी लगातार आलोचना करेंगे, क्योंकि फीडबैक लूप हम किसको कह रहे हैं? वो डिमांड जो मानी नहीं जाती है। हमने डिमांड किया और हमारी कुछ डिमांड है जो कि सरकार के द्वारा नहीं मानी गई। और जब हमारी कुछ डिमांड को माना नहीं जाएगा तो हमारे मन में सरकार के प्रति असंतोष का भाव आएगा। इसलिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए जो फीडबैक लूप है वो कम से कम करें। यानी जितनी भी डिमांड्स की जाती है उनको लगभग पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो सरकार के प्रति जनता का असंतोष बढ़ जाएगा। सरकार के प्रति जनता का असंतोष बढ़ जाएगा, और इसी के लिए ये शब्द काम में लेते हैं फीडबैक लूप। तो ये जितने भी शब्द है ये स्पेशल डेविड ईस्टन के द्वारा ही दिए गए हैं, और इनका क्या मानना था कि साइंस से हम कुछ ले रहे हैं तो उसी प्रकार की टर्मिनोलॉजी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर है। तो ये हो गया डेविड ईस्टन वाला कंप्लीट है। एक्सचेंज मॉडल ऑफ ए पॉलिटी, केवल इतना ध्यान में रखना, ये मित्सेल के द्वारा दिया गया जिसमें इकोनॉमिक प्रोसेस के ऊपर इनका फोकस रहता है। और ये ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ पॉलिटी ये भी डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया है, जो राजनीतिक व्यवस्था जहाँ पर इनपुट आउटपुट में किस प्रकार कन्वर्जन होता है उसी को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स।
चलें आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है आमंड और पावल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल। बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान है। केवल नाम ही आपको अलग मिलेंगे और कुछ इसमें ऐसा कुछ ख़ास देखने को नहीं मिलेगा। नाम इतने बड़े-बड़े इसमें संरचनात्मक, कार्यात्मक या इसके लिए हिंदी में एक शब्द और है प्रक्रियात्मक। प्रकार्यात्मक, ओके, ये शब्द भी आ सकता है लेकिन आप ये ध्यान में रखिए स्ट्रक्चरल और फंक्शन, ओके। तो ये है आमंड पावल का कॉन्सेप्ट। जहाँ पर डेविड स्टब में हमने देखा कि केवल कुछ शब्द ही देते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं और ये नहीं बताते डिटेल से, वो नहीं बताते थे कि आखिर इनपुट क्या होता है, आउटपुट होता है, इतना ज़्यादा डिटेल से वो नहीं बताते। केवल टर्मिनोलॉजी उनके द्वारा दे दी जाती है, जिनका प्रयोग व्यवहार में संभवतः हम नहीं कर सकते और पॉलिटिकल सिस्टम को जो समझते हैं हम, उसको ठीक से हम नहीं समझ सकते डेविड स्टन के कॉन्सेप्ट से। तो इसी को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया जाता है, जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, उसको हल्का-सा मॉडिफ़ाई करके ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल दिया जाता है आमंड और पावेल के द्वारा। इन पर जो फ़ोकस है वो फ़ंक्शन के ऊपर रहता है। स्ट्रक्चर कैसी भी हो ये ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने क्या रखता है कि उस स्ट्रक्चर के द्वारा कौन-कौन से काम किए जा रहे हैं। हमें तो काम से मतलब है, स्ट्रक्चर चाहे कैसी भी हो, कैसे भी स्ट्रक्चर हो, हमें तो ये जानना ज़रूरी है कि उनके द्वारा काम क्या किया जाता है। जैसे हमारे जो इंटरेस्ट है, क्या वो पूरे किए जा रहे हैं? हमारे जो भी इंटरेस्ट है एक व्यक्ति के या एक समाज के, एक ग्रुप के, क्या वो इंटरेस्ट पूरे किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं? ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं कि उनको करता कौन है, उनके लिए कौन-सी स्ट्रक्चर बनी है, उससे हमें क्या लेना? हमें तो ये लेना है कि उनके द्वारा फंक्शन क्या किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या-क्या काम किए जाते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसके द्वारा कौन-कौन से काम किए जाते हैं, उसी के ऊपर फ़ोकस रहता है यहाँ पर आमंड और पावेल का। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको महत्व दिया जाता है इसमें? तो फंक्शन के ऊपर महत्व ज़्यादा दिया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर क्या समझ रहे हो? स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप केवल औपचारिक संस्था को ही शामिल करोगे या नहीं? स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप क्या-क्या शामिल करोगे? तो हम स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं सरकार को और सरकार के जो विभिन्न टाइप होते हैं, टाइप के इसके विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको हम शामिल कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंतर्गत। दूसरा, स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम राजनैतिक दलों को हम शामिल करते हैं, राजनैतिक दल। इसके अंतर्गत हम दबाव समूह को शामिल करते हैं। यानी एक जो सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, उसी को हम स्ट्रक्चर यहाँ पर कह रहे हैं। एक सिस्टम के अंतर्गत जो-जो शामिल है, जैसे सरकारें शामिल है, उसमें राजनीतिक दल शामिल है, दबाव समूह उसमें शामिल है, इंटरेस्ट ग्रुप शामिल है, उन सबको यहाँ पर हम शामिल करते हैं स्ट्रक्चर के अंतर्गत और इनके द्वारा जो-जो काम किए जाते हैं, उसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहता है कि स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, वो फंक्शन के ऊपर रहना चाहिए। इसको और डिटेल से हम पढ़ते हैं अभी। और डिटेल से हम पढ़ते हैं। इससे पहले एक शब्द देख लीजिए, 2 शब्द आपके पास में, एक है स्ट्रक्चरलिज्म जो कि आमंड और पावेल का है और इंस्टीट्यूशनलिज्म जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को ही हम इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं। इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम केवल इंस्टीट्यूशन का स्टडी करते हैं, इंस्टीट्यूशन यानी सरकार और सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसी को हम शामिल करते हैं इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत। लेकिन यदि आप स्ट्रक्चरलिज्म की आप बात करोगे, तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको ही शामिल करते हैं, उसको हम शामिल करते हैं। इसमें सरकार तो शामिल है ही, सरकार का एक बहुत छोटा रूप है। इसके अलावा हमारा जो परिवार है, समाज है, जितने भी धार्मिक संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है, हमारी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको हम शामिल करते हैं। राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, हित समूह है, इन सबको भी हम इसी के अंतर्गत शामिल करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत। जबकि जो इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें केवल सरकारों का ही अध्ययन किया जाता था, राज्य का ही अध्ययन किया जाता था। ये थोड़ा-सा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। एक-एक करके समझते हैं, डिटेल से हम समझते हैं इसको। ये है, इसको देख लीजिए, इस ठीक से दिखाई दे रहा होगा? ओके, ठीक है। पहला है यहाँ पर पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन एंड रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट है, ये फंक्शन है एक तरह से।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल जो आइडियाज़ है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं, या हम कह सकते हैं जो एक छोटा-सा बच्चा उसके अंतर्गत किस प्रकार जैसे-जैसे वो परिवार, समाज, धर्म, स्कूल, चर्च इनके संबंध में जैसे-जैसे आता है, उनके अंतर्गत सोशलाइज़ेशन हो जाता है पॉलिटिकल आइडियाज़ का, पॉलिटिकल जो आइडियाज़ है, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल जो सोशलाइज़ेशन है उसमें सोशलाइज़ेशन की प्रोसेस के द्वारा पॉलिटिकल आइडियाज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जाते हैं और ये कैसे जाते हैं, इसके लिए कौन-सी स्ट्रक्चर बनी हुई है। पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन आखिर कैसे होता है? पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन होता है फैमिली के द्वारा, जो पीयर ग्रुप होते हैं उनके द्वारा, स्कूल के द्वारा, चर्च के द्वारा। पहला पॉइंट पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन एंड रिक्रूटमेंट। तो पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन कैसे होता है? फैमिली के द्वारा, पीयर ग्रुप के द्वारा, स्कूल के द्वारा, चर्च के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा और भी आपको जो नाम मिले उसमें आप ऐड कर सकते हो, जो कि समाज का भाग हो। इन सब के द्वारा हमें बताया जाता है कि पॉलिटिकल क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। आप जब अपने घर में रहते हो तो घर में आपको बताया जाएगा, यदि हम फैमिली की बात करें, तो फैमिली में आपको बताया जाएगा कि ये पार्टी अच्छी है, आपको इसी को वोट देना है। ऐसी बातें आपको बताई जाएगी। आपको बताई जाएगी कि उस समय की सरकारें कैसी है, अभी कैसी है, वोट किसको देना है, ये सब आपको फैमिली के अंतर्गत ही पता चलता है। स्कूल और चर्च के अंतर्गत भी इसी प्रकार के आइडियाज़ का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया पहला आपका पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन। दूसरा इसमें इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, दूसरा पॉइंट है, इसमें आपके जो इंटरेस्ट है, उनको उजागर किया जाता है। आर्टिकुलेशन करने का अर्थ होता है प्रकट करना, उनको बाहर लाना। जैसे हमारे इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, कम फीस में उनका स्टडी हो जाए, रिसर्च उनको हो जाए, अच्छा पैसा मिले रिसर्च के अंतर्गत और फिर उनका जॉब मिल जाए। ये ये हमारा आर्टिकुलेशन हो सकता है, हमारे ये हित हो सकते हैं। यदि हम किसानों की बात करें, तो किसानों का हित क्या होगा? तो किसानों का हित होगा कि कम रेट में उनको बिजली मिल जाए और अच्छा खाद मिल जाए, सब्सिडी पर उनको यूरिया ये सब मिल जाए, तो ये उनके इंटरेस्ट होते हैं। यदि आप व्यापारी की बात करोगे, तो व्यापारी की भी इस प्रकार से हो सकता है कि उनको कम ब्याज दर पर उनको लोन मिल जाए और भी इनको कई सारी सब्सिडी उनको भी मिल जाए। इस प्रकार से हो सकता है, सब्सिडी की तो आवश्यकता उनको नहीं है, किसानों के लिए सब्सिडी की आवश्यकता है। यदि आप और आगे बढ़ोगे तो और कई सारे ग्रुप हैं जैसे बिज़नेसमैन हैं, तो उनके भी कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, व्यापारिक संघ है उनके कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो धार्मिक संघ है उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट कौन बताएगा? सरकार को कौन बताएगा कि ये इंटरेस्ट होते हैं और इनको एक जगह लाने का काम कौन करेगा? तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट है वो बाहर कैसे आएगा? इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा किसान ग्रुप बन जाएगा, किसानों का एक यूनियन बन जाएगा, व्यापारिक संघ बन जाएगा, उद्योगपतियों का एक संघ बन जाएगा। तो उनका जो इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है, वो समस्याएँ बाहर लाता है, उनके क्या-क्या हित है, वो बाहर लाता है। जैसे किसान यूनियन एक बन गया अपनी इंडिया की बात करें, तो एक किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन है, वो क्या करेगा, किसानों की जो प्रॉब्लम है, वो बाहर लाएगा और इसमें मुख्य रूप से जो हरियाणा वाला है, महाराष्ट्र वाला है, पंजाब वाला कुछ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र है, उसमें एक यूनियन बन गया और वो बताएगा कि इनकी क्या-क्या प्रॉब्लम, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। ये इनके इंटरेस्ट है, तो इनके इंटरेस्ट बताया जाएगा, किसके द्वारा? इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। अगला पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है, तीसरा काम क्या हो सकता है एक सिस्टम के अंतर्गत? एक काम तो ये हो सकता है पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन का हो सकता है। एक काम ये हो सकता है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो सकता है, प्रकट किया जा सकता है जो इंटरेस्ट है उसको बाहर कौन लाएगा? तो वो लाएगा इंटरेस्ट ग्रुप। और तीसरा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का हिंदी में होता है समूहीकरण, समूहीकरण किया जाता है, हितों का समूहीकरण। यानी किसानों के अलग-अलग हित होते हैं, ये बात ठीक है, व्यापारियों के अलग-अलग हित होते हैं, टीचर के अलग हो सकते हैं, स्टूडेंट के अलग-अलग हित होते हैं, लेकिन इन सभी हितों को एक जगह लाने का काम कौन करता है? समूह में कौन लाएगा? बहुत सारे अपने हित हो सकते हैं, जैसे ये हो गया ये हो गया कोई व्यापारी, ये हो गया कोई स्टूडेंट, ये हो गए टीचर, ये हो गई कोई बिज़नेसमैन, ओके? तो इनके जो हित है, ट्राइबल्स हो सकता है और भी कोई कास्ट हो सकती है, उनके जो भी हित है, उनको आवाज़ देने का काम करते हैं, एक जगह इनको लाया जाता है, किसके द्वारा? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कन्फ्यूज़न होते हुए बार-बार इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है?
इंटरेस्ट जो ग्रुप है वो केवल एक ही क्लास का, एक ही वर्ग का जो हित है वो बाहर लाता है, और फिर जितने भी हित है सभी अलग-अलग क्लासों के जितने भी हित है वो सभी एक जगह कौन लाएगा? वो लाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ये काम किया जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का। तो ये 3 फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं एक समाज के अंतर्गत। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप बता देना, अगली क्लास में आपको डिटेल से और एक बार फिर से बता दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से 3 काम हो गए, पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन हो गया, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो गया और इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो गया, और लास्ट है हमारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। राजनेताओं की जो बातें हैं, वो हमारे पास में कैसे पहुँचेगी? मन की बात कैसे पहुँचती है आपके पास में? राजनेता अपने जो आइडियाज़ है वो कैसे लाएँगे बाहर? भाजपा पार्टी के जितने भी आइडियाज़ हैं, वो समाज के अंतर्गत कैसे आएँगे? या तो उनकी कुछ आईटी सेल होगी, या उनके नेता होंगे, वो बार-बार स्पीच देंगे, या मीडिया को खरीद सकते हैं और वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो विचारधारा है, उसको फैलाने का वो काम करेंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस की हम बात करें, तो उनके भी कुछ स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, प्रवक्ता इनके हो सकते हैं। इसके अलावा वो भी इसी प्रकार से प्रचार कर सकते हैं। तो जो आइडियाज़ होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो किस प्रकार हमारे पास में आते हैं, किस प्रकार से वो हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं। हमारी जो डिमांड्स है उनको पता रहती है कि ये इनके मन में चल रहा है और इसी को वो हाइलाइट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है? मास मीडिया इसमें हो सकते हैं, मुख्य रूप से जो रोल है मास मीडिया का इसमें, मास मीडिया के द्वारा ये रोल निभाया जाता है। फेसबुक है, ट्विटर है और जितने भी सोशल साइट्स है, यूट्यूब है, इन सब के द्वारा भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक बड़ा फंक्शन है। तो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि 4 फंक्शन कौन से हैं? पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन, दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तीसरा है एग्रीगेशन और चौथा है यहाँ पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये किस-किस के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मिलाने वाला कि कौन-सा काम किसके द्वारा किया जाता है? तो पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन हो जाएगा, फैमिली पीर ग्रुप हो जाएगा, स्कूल और चर्च हो जाएगा, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो जाएगा, इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा ये काम किए जाते हैं। और एग्रीगेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनी है वो है पॉलिटिकल पार्टी, और कम्युनिकेशन के लिए जो स्ट्रक्चर बनी है वो है मास मीडिया। तो ये सब क्या है? ये जो हमने अभी बातें की फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शन और इसका जो स्ट्रक्चर है, इन सब पर हमने बातें की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इनपुट, ये इनपुट हो गया। कितना डिटेल से यहाँ पर बताया है अमन पाउंड ने कि इनपुट क्या होता है। डेविड स्टर्न के द्वारा इस प्रकार का कोई भी व्याख्या नहीं किया गया, तो ये थोड़ा अलग है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब क्या होगा? ये सभी पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाएँगे, जिसको जिसको डेविड स्टर्न क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स, जिसको डेविड स्टर्न ब्लैक बॉक्स कहते हैं, और यहाँ पर कोई अलग से शब्द इनके द्वारा काम में नहीं लिया गया। तो ये इनपुट हो गया, और इनपुट अब कहाँ जाएगा? पॉलिटिकल सिस्टम में। उसके बाद में इसमें फॉर्मेशन होगा, रूपांतरण इसका होगा, और फिर नीतियाँ बनाई जाएगी। नीतियों को लागू किया जाएगा और कुछ डिसीजन दिए जाएँगे। यही तो काम होता है। सरकारें क्या काम करती है? एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या काम करता है? जो हमारी इनपुट है, हमारी जो डिमांड है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जाएगी, और जैसे हमने कुछ डिमांड किया, तो वो क्या करेंगे? उससे संबंधित नियम बनाएँगे, नियमों को लागू करेंगे, और जो नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके लिए सज़ा का प्रावधान भी कर सकते हैं, या एक प्रकार से अलग सिस्टम बना देंगे, कि इस सिस्टम को इस प्रकार से काम करना है, यदि वो काम नहीं करते, तो उनके लिए कुछ सज़ा या दंड का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये इनपुट है, और इस इनपुट के द्वारा जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत ये जो इनपुट जाता है, उसके बाद में कुछ फंक्शन सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उसको लागू किया जाता है, और फिर यदि इनको ठीक से लागू नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक डिसीजन देने वाली बॉडी भी होती है, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। तो ये हो गया फंक्शन, ये हो गया एक दूसरा फंक्शन। और इस फंक्शन को किसके द्वारा किया जाता है? जैसे ये जो हमारी इनपुट है, इनपुट वाला जो फंक्शन हमने किया, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई है, और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम के बाद में जो पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसको भी कुछ फंक्शन होते हैं, उसमें भी कुछ फंक्शन होते हैं, और उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बनी है। जैसे स्ट्रक्चर कौन-कौन सी बनी है? जैसे जो कानून बनाने वाली संस्था है, कुछ नियम बनाने वाली संस्था है, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, यानी व्यवस्थापिका, विधायिका। और दूसरा है रूल को लागू करना, ये किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसको हम कार्यपालिका हम कहते हैं।
और ये हो गया एट जुरिडिक्शन, और ये किसके द्वारा किया जाएगा? जुडिशरी के द्वारा। इस प्रकार के कुछ नियम यहाँ पर जुडिशरी के द्वारा भी लागू किए जा सकते हैं। तो ये हो गए आपका फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम इनपुट कहते हैं इतने को, और ये जो है इसको हम आउटपुट कहते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। मैसेज छोड़ देना आप कमेंट में, मैसेज छोड़ देना, और जो भी होगा अगली क्लास में हम बात कर लेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आपको समझा दिया जाएगा। बस इतना ही तो है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल के अंतर्गत कुछ और थोड़ी होता है। एक इनपुट होता है, इनपुट के लिए फंक्शन बने हैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर बनी है। उसी प्रकार से इसको यदि लागू करना है, इसको लागू कैसे किया जा सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम से ये बाहर कैसे निकलेगा, तो इसमें कुछ फंक्शन सरकार के द्वारा किए जाते हैं और उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर बनी है। तो यहाँ पर जो फ़ोकस किया जाता है अमन पावल के द्वारा, वो है फंक्शन के ऊपर। इस पर फ़ोकस किया जाता है, इस फंक्शन के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों कहते हैं अमन पावल कि स्ट्रक्चर जैसी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके फंक्शन के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम उठा लीजिए, वहाँ भी आपको न्यायपालिका आपको मिलेगी, जुडिशरी सिस्टम आपको मिलेगा, लेजिस्लेटिव जो सिस्टम वो आपको मिलेगा, और इसके साथ में एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम वो भी आपको मिलेगा। हर देश में ऐसी-ऐसी व्यवस्था आपको मिलती है। लेकिन क्या वो काम करते हैं जनता के लिए? क्या उनके द्वारा काम किया जाता है कि नहीं किया जाता? वो महत्वपूर्ण है। वो क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें तो हिटलर के समय भी आप देखोगे तो इस प्रकार का कुछ सिस्टम तो था, लेकिन पावर का सेंट्रलाइज़ेशन उस समय था और उनके द्वारा कुछ भी फंक्शन नहीं किया जाता था जनता के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के द्वारा फंक्शन भी किया जाता हो, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सभी देशों में एक समान होती है, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो कम-ज़्यादा हो सकता है। जैसे भारत में हम बात करें, तो भारत का जुडिशरी सिस्टम ज़्यादा पावरफुल है, और यदि ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन का जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया जितना पावरफुल नहीं है, उनके पास में सुप्रीम कोर्ट की जितना पावर नहीं है, जितना इंडिया वाले के पास में। तो ये कम-ज़्यादा हो सकता है। जैसे भारत की हम बात करें तो जुडिशरी के पास में सबसे प्रमुख जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स दिलाना है, और इंग्लैंड के अंतर्गत इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनको फंडामेंटल राइट्स दिलाए जाए। तो वहाँ पर थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है भारत की अपेक्षा। तो स्ट्रक्चर वहाँ भी है, लेकिन जो फंक्शन है वो थोड़े से कम फंक्शन ब्रिटेन की जुडिशरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है, और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम है, उसके द्वारा ज़्यादा काम किए जाते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, समझ आ गया होगा। इसमें कुछ शब्द और भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे एनवायरनमेंट, ये इन पर ये फोकस नहीं करता कि ये क्या होता है, ये क्या कुछ नहीं होता है। एक जैसे फीडबैक जैसा शब्द है जो डेविड स्टर्न जिसको बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, तो ये ध्यान ही नहीं देते कि फीडबैक होता है, नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो तो ये फंक्शन बताते हैं कि इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं और उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनी है, लेकिन इनका पूरा फोकस इस फंक्शन को बताना ही है। इस फंक्शन को बताना है कि कौन-कौन सी डिमांड्स है जो कि आउटपुट में चेंज होती है, और उसके लिए क्या-क्या फंक्शन किए जाते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा, केवल इसी के ऊपर फोकस किया जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। जो मेन था वो हो गया, मेन थीम हो गया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल के अंतर्गत। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। अब ये सब समझ में आ जाएगा, जो भी यहाँ पर लिखा गया सब समझ में आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संरचना का होना आवश्यक है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें स्ट्रक्चर का होना आवश्यक है। दूसरा, इस इनमें से कुछ स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में अधिक कार्य करती है। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि दूसरों की तुलना में ज़्यादा काम करता है। जैसे इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा काम करता है ब्रिटेन की अपेक्षा, क्योंकि इनके पास में जो फंडामेंटल राइट्स है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा, इसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था और उनकी संरचनाओं में यद्यपि अंतर होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, किंतु सभी राजनीतिक व्यवस्थाएँ तथा उनकी संरचनाएँ समान कार्य करती है, लगभग समान कार्य किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जुडिशरी हो गई, तो जुडिशरी के द्वारा न्याय देने का काम करता है, और संविधान की जो व्याख्या है उसको देने का काम जुडिशरी करती है। वो हर जगह है, ब्रिटेन में भी है, अमेरिका में भी, भारत में भी है, और कई सारे देश हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जो कि कानून को लागू कर रही है, वो भी सभी देशों में मिलेगी। कहीं भी आप चले जाइए तो उन देशों के अंतर्गत भी इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर मिलती है आपको। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
कि स्ट्रक्चर हर देश में होती है, बस ये हो सकता है कि उनके जो कार्य हैं थोड़े अलग हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कार्य सबके द्वारा समान रूप से किए जाएँगे। जैसे सभी देशों के अंतर्गत संसद है, जिसका नाम अलग-अलग हो सकता है, तो उनके द्वारा कानून को बनाने का काम किया जाएगा, तो सभी देशों के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर होगी और उनके द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा। हो सकता है काम ज़्यादा कर ले या कम कर ले, वो यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है? किसी व्यवस्था में स्ट्रक्चर की संख्या उसके स्वरूप तथा सामाजिक व आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यदि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो यहाँ से इस प्रकार से पूछा जाता है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम का जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे-वैसे उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? और इसके इसके स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे-जैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कारण? कारण ये है कि जैसे-जैसे हमारी नीड्स बढ़ती है, जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे द्वारा डिमांड ज़्यादा की जाती है और जैसे-जैसे डिमांड हमारे द्वारा की जाती है, वैसे-वैसे स्ट्रक्चर हमें कई सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। जैसे हमारे पास में पहले स्ट्रक्चर थी एक के द्वारा ही सभी काम किए जाते थे। एक राजा हुआ करता था, एक राजा पहले हुआ करता था और सभी काम उसी के द्वारा किए जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे हमारी नीड्स बढ़ती गई, समाज का डेवलपमेंट होता गया और हमें कुछ अधिकार, समानता, स्वतंत्रता जैसे ये सभी हमें मिलते गए धीरे-धीरे, वैसे-वैसे ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे-वैसे अब क्या हुआ कार्यपालिका बन गई, व्यवस्थापिका बन गई, जुडिशरी बन गई और इसके अलावा कई सारे कमीशन बन गए जिसमें हम यूपीएससी को ले सकते हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन बन गए, लोक सेवा आयोग बन गए, संघ लोक सेवा आयोग बन गए और इसके अलावा भी कई सारी एजेंसी काम कर रही है। तो ये आता कहाँ से है? ये आता है जैसे-जैसे पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, वैसे-वैसे स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, स्ट्रक्चर की संख्या ज़्यादा होती है। पहले एक स्ट्रक्चर था, जब राजा-महाराजा की बात करें, उसके बाद में स्ट्रक्चर में 3 चेंज हो जाता है, सबके लिए अलग-अलग बना दिया जाता है, कानून बनाने वाली, उसको लागू करने वाली और तीसरा कुछ न्याय देने वाली संस्था, तो सब काम अलग-अलग हो गया। उसके बाद में क्या हुआ और हमारा डेवलपमेंट हो गया, जैसे-जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे-वैसे और हमने स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया और वर्तमान का जो स्वरूप आप देख सकते हो कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला पॉइंट देखें, अगला है यहाँ पर अमेरिका जैसे विकसित देश में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की संख्या बहुत अधिक है, जबकि पिछड़े समाजों में स्ट्रक्चर की संख्या बहुत कम। कारण अभी हमने बात किया इसका, अमेरिका क्या है? अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पर राइट्स ज़्यादा दिए गए हैं इसलिए राइट्स अधिक है यहाँ पर, लोगों को राइट्स और उसको देने के लिए क्या चाहिए? आपके पास में एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर की संख्या लगातार बढ़ती है, उसका कारण क्या है? अमेरिका विकसित देश है और जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें क्या है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। सभी काम एक ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा कर लिए जाते हैं, जो राजा-महाराजाओं की हो सकती है या कोई एक सरकार हो सकती है, एक तानाशाही राजा इसमें बैठ सकता है। और वर्तमान के अंतर्गत भी कुछ राजशाही ये सब चलता है, 1-2 देश के अंतर्गत चलता है, तो वहाँ पर वो ही रहता है 15, 20, 30, 40 साल तक एक ही शासन रहता है। जैसे हम मिडल ईस्ट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर वही होते हैं, शेख वहाँ पर होते हैं, वो लंबे समय तक शासन करते हैं, कर्नल गद्दाफी या सद्दाम हुसैन है, इन सब का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जिन्होंने लंबे समय तक काम किया और एक ही स्ट्रक्चर रखा कि हम ही सब कुछ करेंगे, कानून मैं बनाऊँगा, उसको लागू मैं करूँगा और यदि ठीक से कोई पालन नहीं कर रहा है, तो दंड भी मैं ही दूँगा। तो सभी काम उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा कहाँ होता है? पिछड़े हुए समाजों में, जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अमेरिका जैसे देशों में डेवलपमेंट हो गया है। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आप देख लेना। अगली विशेषता क्या है इस मॉडल की? ये विशेषता हमने देख ली, ये सभी मान्यताएँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगली है स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर है उसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, ये इसमें कहा गया है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर के द्वारा क्या किए जाते हैं? बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुकार्यात्मक होती है ये। राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान अधिकांश संरचनाएँ बहुकार्यात्मक होती है, जैसे राजनीतिक दल शासकों की भर्ती का काम करते हैं,
राजनीतिक दलों के द्वारा ही तो कोई लीडर बनता है। यदि हम नरेंद्र मोदी की बात करें जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे बनते हैं? वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं और तो उसके बाद में क्या हुआ? इनको बहुमत मिला, इनकी सरकार आ गई। तो यही पॉइंट इसमें कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसी के द्वारा लीडर बनता है। जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करते हैं कि पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये सभी भी एक पॉलिटिकल जो पार्टी उसके द्वारा किया जाता है और जन भावनाओं को शासन तक पहुँचाते हैं, जनता की जो डिमांड है, वो सरकार तक पहुँचाते हैं पॉलिटिकल पार्टी की ये जनता है, इसकी ये बातें हैं और जो सरकार है, सरकार भी जनता तक अपनी बातें को पहुँचाती है। तो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की हमने बात किया तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक पॉलिटिकल पार्टी। इसी प्रकार दबाव समूह भी इसी प्रकार के काम करते हैं, दबाव समूह के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, एक स्ट्रक्चर के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो ये समझने में आपको अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए कि ये सब हमने पहले देख लिया है, इसलिए तो आपको ये पूरा डायग्राम वाला पहले बता दिया, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, जिससे अब समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत आसान है, केवल नाम है आपको अपने व्यवहारिक अपने आस-पास की जो घटनाएँ घट रही है, वही तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको इतना थ्योरेटिकल क्यों बनाते हो? इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाया कीजिए। शब्दों को ध्यान में रखिए और उसको अपने आस-पास जो घटनाएँ घट रही है, उसके साथ में जोड़ने का काम कीजिए आप। आगे है राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति। ये है हमारी तीसरी विशेषता। आमंड और पावेल का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी तीसरी विशेषता क्या है? ये है राजनीतिक व्यवस्था की अपनी अलग-अलग संस्कृति होती है। ये संस्कृति अधिकांशतः परंपरागत व आधुनिक संस्कृतियों का मिश्रण होता है। पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक अपना पॉलिटिकल कल्चर होता है। जैसे ब्रिटेन का पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका अपना अलग कल्चर होता है, उसका डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हुआ है। वो अलग तरह से व्यवहार करता है, जनता और जो सरकार है उनके बीच का जो रिलेशन है वो अलग है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कल्चर ही अलग है। क्या होता है पॉलिटिकल कल्चर? ये सब कुछ तो पढ़ा होगा आपने, तो ये सब आराम से अब समझ में आ जाएगा। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर का जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है वो अलग तरीके से बना है और जनता और सरकार के बीच का जो रिलेशन है वो भी आपको अलग तरीके से दिखाई देगा। जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंतर्गत जनता डिमांड करती है, वैसी डिमांड यहाँ पर भारत में नहीं होता है। जिस प्रकार से अवेयरनेस है वहाँ पर यदि सरकार ठीक से काम नहीं करती है, तो वहाँ पर जनता एक साथ हो जाती है। जैसे आप अमेरिका का भी एग्ज़ाम्पल लोगे, जहाँ पर एक व्यक्ति को जो ब्लैक था उसको एक गोरे पुलिस वाले के द्वारा उसको मार दिया गया था। इस प्रकार से ये घटना हुई। उसके बाद में पूरा अमेरिका समाज एक हो गया। लेकिन भारत के अंतर्गत आप देखोगे, जो पिछड़ा हुआ समाज है उसके प्रति कोई अत्याचार होता है, तो भारतीय समाज एक जगह नहीं होता है। भारतीय समाज एक जगह नहीं होता है, तो ये डिफरेंस है इसका पॉलिटिकल कल्चर का। तो यहाँ पर जनता और सरकार का बीच का जो रिलेशन है वो अलग-अलग तरीके से होता है। ब्रिटेन और अमेरिका के अंतर्गत पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल कल्चर अलग है, इसलिए जनता और जो सरकारें हैं उनके बीच का रिलेशन भी अलग है और भारत का जो रिलेशन आप देखोगे वो भी अलग है। हम क्या करते हैं उनके उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको कुछ को हम फॉलो कर लेते हैं, कुछ को हम फॉलो नहीं करते हैं। ये तो आपको पता है कि कौन-कौन से काम हमने हाल ही के दिनों में जब लॉकडाउन लगा था, कौन-कौन से काम उनके द्वारा उनके जो काम हमने फ़ॉलो किए और कौन से जो काम थे जो उनके द्वारा अच्छे किए जा रहे हैं, उसको हमने फ़ॉलो नहीं किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके? तो सब समझते हो आप। ये हो गया, ये हो गया और ये और देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए इसको, बाद में बात करते हैं एक बार। इसको पढ़िए एक बार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वैसा ही है जैसा इनपुट आउटपुट मॉडल आपको दिखाई देता है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको थोड़ा-सा विस्तार दे दिया गया है और ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें बता दिया गया है कि फंक्शन क्या होते हैं, कौन-सी क्या करता है, उसके लिए कौन-कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है कि 3 काम किए जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके द्वारा केवल 3 ही काम किए जाते हैं। पहला, उन्हें एनवायरनमेंट से इनपुट प्राप्त होते हैं।
एनवायरनमेंट से पहले इनपुट प्राप्त होते हैं, ये हमने देखा। दूसरा, इस इनपुट को कन्वर्जन किया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा और फिर पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ आउटपुट बाहर निकलता है। जैसे ये हो गया एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के द्वारा क्या आता है, इनपुट, और ये इनपुट कहाँ जाता है, ये जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, और यहीं पर क्या होगा, कन्वर्जन होगा और ये आउटपुट में चेंज हो जाएगा। तो तीन ही काम किए जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के द्वारा या एक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा मुख्य रूप से तीन ही काम किए जाते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस प्रकार से, बस समझने के लिए बता रहा हूँ ये। लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। एक है कैपेबिलिटी, दूसरा है कन्वर्जन, कैपेबिलिटी, दूसरा है कन्वर्जन और तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस मॉडल की। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तीनों पॉइंट से पूछा गया है एक बार और आपके एग्जाम में फिर से भी पूछा जा सकता है। 3 विशेषताएँ कौन-सी हैं मुख्य रूप से? कौन-सी 3 विशेषताओं को या 3 जो मान्यताएँ हैं, उनको शामिल किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। तो एक है कैपेबिलिटी, तो सरकार की जितनी कैपेबिलिटी होगी उसी के अनुसार वो डिमांड को सप्लाई में चेंज कर सकता है या उसको आउटपुट में ला सकता है। जैसे सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बना है कि हमारी सभी प्रकार की जो डिमांड है उसको बाहर नहीं निकाल सकता, उसको आउटपुट के रूप में कुछ उसके लिए नीति नहीं बना सकता। जैसे हमने कुछ डिमांड किया तो उन सभी डिमांड को आउटपुट के रूप में नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि सरकार के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे हमने अभी बात करें तो ये जो कोरोना है इसके कारण 100 लोग गंभीर अवस्था में बीमार हो गए और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और वहाँ पर इतने वेंटिलेटर नहीं है, गंभीर अवस्था में है और यहाँ पर वेंटिलेटर की संख्या केवल 20 है और गंभीर रूप से लोग हो गए 100 बीमार। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का जो ये जो कैपेबिलिटी इसकी क्षमता है वो काफ़ी कम है, केवल 20 लोगों का यहाँ पर इनको सुविधा उपलब्ध हो सकती है, जो 80 लोग हैं इनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, कैपेबिलिटी, सरकार क्या कैपेबल है हमारी डिमांड को आउटपुट में चेंज करने के लिए। ओके, तो ये सभी देशों की जो कैपेबिलिटी है वो अलग-अलग है, ब्रिटेन की अलग है, भारत की अलग है, नेपाल की अलग है, भूटान की अलग है और जो अफ्रीकन देश है उनकी तो कैपेबिलिटी काफ़ी कम है। जैसे-जैसे कोई देश डेवलप होता जाता है वैसे-वैसे उस देश का कैपेबिलिटी बढ़ता है। समझ में आ गया? अमेरिका की हम बात करें, एग्ज़ाम्पल फिर से देखिए, आसान भाषा में देखिए आप, अमेरिका है, अमेरिका जो देश है उसका कैपेबिलिटी, उसके पास में क्षमता अधिक है। उसके पास में क्षमता अधिक है क्योंकि उनका विकास हो चुका है और यहाँ पर आप एक देश लीजिए, अफ्रीका का कोई देश, एक गरीब सा देश आप लीजिए, इनके पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो डिमांड की जा रही है उसको फुलफिल कर सके। मान लेते हैं इनके पास में 100 डिमांड आती है, इनके पास भी 100 डिमांड आती है लेकिन इनके पास में क्षमता कम है और इनके पास में क्षमता ठीक है, तो ये 90 डिमांड को पूरा कर देता है, इनके पास में क्षमता बहुत कम है तो ये 20 को ही पूरा करता है। तो ये हो गया आपका कैपेबिलिटी। दूसरा है कन्वर्जन, ये भी इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि जितने इनपुट आते हैं वो किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं और किस प्रकार यहाँ पर आउटपुट के रूप में क्या मिलता है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, कैपेबिलिटी, और दूसरा है कन्वर्जन, और तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन नहीं। जैसा हमने डेविड स्टर्न में पढ़ा और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने सिस्टम थ्योरी पढ़ना शुरू किया था, ये जितना भी सिस्टम है ये व्यवस्था को बनाए रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है कि व्यवस्था में चेंज नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ये सब किए जाते हैं सोवियत संघ के कारण, सोवियत संघ जो कि लगातार व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इससे बचाव करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल लोग है सबको लगा दिए कि कुछ तो कीजिए, कुछ तो मॉडल बनाइए। तो यहाँ पर 2 मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट मॉडल जिसमें क्या कह रहा है कि जो सिस्टम है उसमें स्टॉप नहीं करना, वो आप लगातार कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर फिर से एक बार फिर से यहाँ पर आमंड और पावेल के द्वारा कहा जा रहा है कि व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था को बनाए रखिए आप। व्यवस्था को बनाए रखिए, कुछ डिमांड्स आती है तो हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रहा तो आप पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में सुधार हमें करना है, व्यवस्था में सुधार करना है, ना कि परिवर्तन।
परिवर्तन आपको नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, केवल रिफ़ॉर्म करना है इसमें। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमें चेंज नहीं करना है, यदि प्रॉब्लम है तो उसका समाधान कीजिए, रिफ़ॉर्म कीजिए, चेंज मत कीजिए इसमें। तो ये 3 विशेषता आपको पता होनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में होती है। एक तो उसके अंतर्गत कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद में कन्वर्जन और उसके साथ में एक विशेषता है व्यवस्था हमेशा ही चालू रहनी चाहिए। उसमें आपको इसमें आपको बड़े चेंज नहीं करने, स्लोली आपको इसमें चेंज करने। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट जो कि आमंड और पावल से जुड़ा है। तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कैपेबिलिटी, कन्वर्जन और ये हो जाएगा मेंटेनेंस। इसको हम कभी-कभी कहते हैं मेंटेनेंस शब्द काम में लिया जाता है, यानी मेंटेनेंस कर दीजिए जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कोई डिमांड आई और उसमें कुछ आप ठीक कर दीजिए उसको। ओके, तो ये हो गए तीनों पॉइंट। ये सब हमने बात कर लिया, इसमें कुछ अब पढ़ने वाला नहीं है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की हमने बात किया, एग्रीगेशन की हमने बात किया, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की हमने बात की। तो ये सब क्या है? ये है इनपुट। ये क्या है? ये सभी इनपुट है। इन पर हमने बात किया। आगे इसमें और ये सब क्या है? ये है आउटपुट। ये हो गया आपका आउटपुट। इस पर भी हमने बात के लिए इसको पढ़ लीजिए आप। इसका डाल दिया जाएगा पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको वहाँ से आप देख लेना। और ये हो गया कन्वर्जन किस प्रकार से होता है और ये फंक्शन है जो कि किए जाते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा आउटपुट के रूप में। तो कंप्लीट हो गया है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी कंप्लीट हो गया, यानी सिस्टम जो हमारा अप्रोच था या जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे इसमें ये भी आप पढ़ लेना। ओके, अब इसमें कुछ नहीं है जो आपको बताएं, समझ में आ गया होगा सब पॉइंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना क्लास इतना बड़ा क्लास हो गया, 42 मिनट का हो गया।